नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी एप्लीकेशन एंड डिफरेंट कंडीशंस। तो हम देखते हैं पहले कंडक्टिविटी क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके पास दो मटेरियल है, एक हो गया M1, एक हो गया M2। ये जितने अच्छे से ये जिस प्रकार से अपने अंदर से हीट को पास होने देंगे उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। जो हीट को कंडक्ट होने देते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, या तो गुड कंडक्टर होंगे या होंगे पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब हुआ कि ये अपने अंदर से हीट को जल्दी से जल्दी पास करा देंगे, जैसे हो गया कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये हो गए गुड कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर वो हो गए जो अपने अंदर से हीट को बहुत लेट में और बहुत रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर, वो हीट ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता है, कंडक्ट होने में बहुत टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर। जैसे एयर, नॉन मेटालिक सॉलिड्स, जैसे हो गया आपका सिरामिक्स। अब कुछ देखते हैं फैक्टर्स जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। पहला आ गया केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है प्योरिटी कितनी है उसकी। जो आपका मटेरियल है उसकी प्योरिटी कितनी है। जैसे प्योर आयरन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन में स्टील के। प्योरिटी इसकी, स्टील की प्योरिटी कम है और प्योर आयरन की ज़्यादा है, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इसकी कंपेयर, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी कम होगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। इसका एग्जांपल हो गया डायमंड। इसका परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी है इसकी। इसका होता है FCC प्लस 4 एटम्स ऑन डायगोनल। इसको डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल भी बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर को। FCC होता है प्लस 4 एटम्स ऑन डायगोनल। सबसे ज़्यादा इसकी नॉन कंडक्टिविटी K इसकी बहुत ज़्यादा होती है। एक होता है मैकेनिकल फॉर्मिंग। अभी आपको पता है कि जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसका जितना अच्छा होगा उतना उसके अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मैकेनिकल फॉर्मिंग में क्या होता है, उसका अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, कंडक्टिविटी पुअर हो जाएगी, K जो है डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज, मेटल के अंदर टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर राइज करने पर जो मटेरियल्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी गिर जाती है। प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर से भी कंडक्टिविटी है जो मेटल की वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों, मान लीजिए ये एक मेटल है, कॉर्क जैसा देखा होगा आपने, कॉर्क या ग्लासवुल जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये कारण ये है, ये इंसुलेटर होने का क्योंकि इनके बीच में एयर बहुत ज़्यादा होती है। तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या होगा, अब मान लीजिए ये एक मेटल हो गया और यहाँ पे एयर है, तो यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से है, इस वजह से जितना ज़्यादा एयर प्रेजेंस होगी उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इंसुलेटर्स जो होते हैं मैक्सिमम में यही होता है। ग्लासफुल हो गया आपका, कॉक हो गया, इन सब के अंदर में जो है एयर प्रेजेंट रहती है। अभी हमने जो तो ये हो गया आपका इंसुलेटर में मैक्सिमम होती है, जिसमें अंदर एयर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपका देखते हैं ये इसके अंदर
डिफरेंट वैल्यूज़ पर कंडक्टिविटी है। डायमंड मैंने आपको बताया था वाट पर मीटर केल्विन। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका, तो इसकी है 1000 वाट पर मीटर केल्विन। इसके बाद है सिल्वर, कितना कम हो गया देखिए आप, लगभग 600 का डिफरेंस है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इसकी, देख लीजिए 1000। फिर देख लीजिए सिल्वर 406, फिर देख लीजिए कॉपर 385, फिर देख लीजिए गोल्ड 314, फिर ब्रास 109। इसका मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये जो ब्रास है किसका एलॉय है। ये एलॉय है कॉपर का, तो आप देख सकते हैं कॉपर और इसमें डिफरेंस कितना है। ये 385 है, ये मैंने आपसे कहा था केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगी, केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ से आपको पता चल जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। केमिकल कॉम्पोजिशन आपको पता चल गया, ये प्योर है, इसके अंदर है अलॉइंग होगा इसकी। तो आप मुझे बताइएगा कि किसका ब्रास जो है वो किसका अलॉय है। मैंने आपको हिंट दे दिया कॉपर का है, किसके साथ इसका मिक्स करते हैं कि ब्रास बन जाता है। आप देख सकते हैं फिर एल्यूमिनियम 205, हम मैक्सिमम जो है एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं इंस्टेंट ऑफ कॉपर। हम कॉपर की जगह मैक्सिमम जो है वो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। मार्केट में जितने भी आप वायर्स वगैरह देख लीजिए, मैक्सिमम जो है वो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो वेट है, क्योंकि इसकी डेंसिटी है वो बहुत कम है कंपेरिजन में अगर आप करें इससे कॉपर से, तो इसकी जो डेंसिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर लाइट वेट, सो हम कॉपर को यूज़ नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दिस एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। आयरन आप देख सकते हैं, आयरन की है 79.5, और जब आप इसके अंदर अलॉइंग करके कार्बन मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है स्टील, और ये है 50.2। ग्लास आप देख सकते हैं बहुत कम है, मरकरी 8.3, लेड, आइस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आप याद कर लीजिएगा। ब्रिक, इंसुलेटिंग ब्रिक्स 0.15, सिरामिक्स आयनिक सॉलिड्स हो गई, फाइबर ग्लास, स्नो, एस्बेस्टॉस ये भी इंसुलेटिंग है, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0.6, कंक्रीट ये होता है रेनफोर्स, ग्लास आपने एक टर्म सुनी होगी अमॉर्फस, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट नहीं करता है, सिमिलरिटी नहीं होती, तो ये आप देख सकते हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ख़राब होती है 0.8। सो इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि जितना प्योर और जितना अच्छा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा और जितना प्योर मेटल होगा उतनी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। जितनी आप उसमें अलॉइंग करेंगे या मैकेनिकल वर्क करेंगे या उसमें जितनी भी एयर प्रेजेंट होगी, उससे जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो आप चाहे वो कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम केस ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। अभी जब हमने फोरियर्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर था Q इजिकल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वेर के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है और वो है कांस्टेंट। अब हमने केस लिया वेरिएबल कंडक्टिविटी का, ज़रूरी है वेरिएबल कंडक्टिविटी। वेरिएबल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा के इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी। तो अगर हम इसको अब
यहाँ पे सॉल्व करें। तो हमने इसको अगर इसमें डाला फोरेल्स लॉ में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इस डी एक्स को यहाँ ले गए, रीअरेंज करा, तो ये हो गया क्यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के नॉट डी टी प्लस बीटा टी प्लस डी टी। इसकी लेंथ हो गई T1 से T2। अब ये देख लीजिए ये लिमिट कहाँ से आई है। ये मान लीजिए ये L है पूरा ब्लॉक की लंबाई, ये हो गई 0, ये L, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। मैंने यहाँ से लिमिट ली है इसकी। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा Q x L टू 0 माइनस के नॉट T प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 T2 माइनस T2 से T1 से T2 इसकी लिमिट हो गई। तो यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा क्यू एल इज इक्वल टू माइनस के नॉट T2 माइनस T1 प्लस बीटा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम लेंगे इसको, हो जाएगा क्यू एल T2 माइनस T1, मैंने कॉमन ले लिया इसमें, माइनस के T2 माइनस T1 प्लस बीटा T1 प्लस T2 बाई 2। अब हम यहाँ पे लेंगे Tm T1 प्लस T2 बाई 2। ये हो गया भाई एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2। ये हो गया एवरेज टेम्परेचर, यहाँ से हमने ले लिया। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आ जाएगा क्यू एल माइनस के T2 माइनस T1 1 प्लस बीटा टी एम। यहाँ मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू जो है 1 पर यूनिट एरिया इसमें हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू ए अपॉन एल T2 माइनस T1 1 प्लस बीटा टी। अगर हम इसको रीअरेंज करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस के एम T2 माइनस T1 L अपॉन ए। यहाँ पे के एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 प्लस बीटा टी एम। यहाँ से ठीक है, के एम की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस के, ये हो जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी के एम इज इक्वल टू के 1 प्लस बीटा टी एम। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू माइनस के एम T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक है यहाँ पे बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, एक है बीटा की वैल्यू नेगेटिव। ये जो बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी ये होगी मेटल्स के लिए, और ये होगी नॉन मेटल्स के लिए पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, स्लोप इज इंक्रीजिंग, यहाँ स्लोप हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप इज इंक्रीजिंग। देख सकते हैं जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है और यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस देखते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ टू मेक प्रॉब्लम सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंदर जो है आपकी वॉल की प्रॉब्लम हो गई, वॉल इन सीरीज, वॉल इन पैरेलल, सर्कुलर पाइप, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया थर्मल रेजिस्टेंस का।
जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखे होंगे, उसके अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसको हम पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रजिस्टर करके सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही होता है। तो हमने एक एनालॉजी करी इलेक्ट्रिकल के साथ और बनाया, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि थर्मल रेजिस्टेंस का। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल में होता है रेजिस्टेंस होता है V/I। सिमिलरली इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, जो करंट का अपोज करता है। करंट को जो अपोज करता है बहने से, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिसमें ज़्यादा अपोज होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट, कि जो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी में हीट फ्लो होने में करे होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द हीट करंट, यानी रेट ऑफ हीट करंट। यहाँ पे हमने कहा रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि dQ/dt। इसको मैंने H से डिनोट कर दिया। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय Q/T। तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थर्मल रेजिस्टेंस की L/K। ठीक है, कंडक्शन के लिए ये होगी। सिमिलरली अगर आप देखें फॉर कन्वेक्शन, R की वैल्यू होगी θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय HA। ये हो गया कंडक्शन के लिए। फॉर कन्वेक्शन इसकी वैल्यू होगी R = θ1 डिवाइडेड बाय θ2 डिवाइडेड बाय θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय H। ये होगा θ1 - θ2 इंटू HA इंटू θ1 - θ2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/HA फॉर कन्वेक्शन। ये जो H की वैल्यू आई है हीट ट्रांसफर की, ये है HA ΔT। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलम्ब। इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सिमिलरली ये होता है इलेक्ट्रिकल जैसा। ये आपने सारे उनको सीरीज में जोड़ दिया Kn तक। अब इसके अंदर क्या है, जो हीट ट्रांसफर है, क्योंकि स्टडी स्टेट है Q1 = Q2 = Q3 = Q4 अप टू Qn सेम रहेगी, ये हमने स्टडी स्टेट मान लिया है। तो यहाँ से सेम होगा, ये Q की वैल्यू हो जाएगी सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4 + Rn, अगर ये सीरीज में जुड़ जाएंगे ये आपस में। अगर ये सीरीज में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये होगा R1 + R2 + R3 + R4 + Rn अप टू Rn। K is the equivalent conductivity, then the formula of relation R। ये अगर आपने इन सबको इकट्ठा करके एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर आपको जनरेट करना है, तो ये आप ऐसे कर सके लिख सकते हैं। अगर L की वैल्यू L1 = L2 = L3 हो जाएगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको ऐसे लगा लेंगे, ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस होता है 1/R1 + 1/R2। ये मेन है, बस और कुछ नहीं है इसमें। हीट ट्रांसफर इन composite wall, हीट ट्रांसफर इन composite wall। एक दीवार है, ये A हो गया, ये B हो गई, ये C हो गई, ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है।
वॉल हो गया, स्लैब हो गई, कुछ भी ये बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की, ए बी और सी। ए की कंडक्टिविटी है के ए, बी की कंडक्टिविटी है के बी और सी की कंडक्टिविटी है ए सी। सिमिलरली इनकी जो लेंथ है वो है एल ए, एल बी और एल सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर ए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के ए, लेंथ और थिकनेस जो है वो हो गई एल ए, फॉर बी कंडक्टिविटी जो हो गई वो हो गई के बी और लेंथ जो हो गई और थिकनेस उसकी वैल्यू हो जाएगी एल बी, और के सी के लिए हो जाएगी कंडक्टिविटी के सी और लेंथ और थिकनेस हो जाएगी एल सी। यहाँ से हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेंगे। आर टी एच जो हो गई ए के लिए वो होगी एल ए डिवाइडेड बाई के ए इंटू ए। ए जो है मैंने मान लिया एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब ये है कि जो एरिया ए है वो ऐसा है, जो एरिया ए है वो है ऐसा। जो एरिया है वो ऐसा है, इसका एरिया हो गया, ये इसका पूरा जो है एरिया हो गया। ये मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ हो गई h और ये हो गई l, तो जिसका एरिया होगा वो होगा एल एच। मैं फॉर कन्वीनियंस हम इसको मान लेते हैं 1। के ए इंटू ए, सिमिलरली बी के लिए हो जाएगी एल बी डिवाइडेड बाई के बी इंटू ए, और आर सी सी के लिए हो जाएगी एल सी के सी डिवाइड के सी इंटू ए। अब देखते हैं हम आगे, जैसे कि आपका था ये कंपोजिट वॉल हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ टेम्परेचर है T2, यहाँ पर टेम्परेचर है T3 और यहाँ पर टेम्परेचर है T4। इसका टेम्परेचर, इसकी कंडक्टिविटी है K A, इसकी KB, इसकी KC, लेंथ हो गया LA, LB, LC, और सबसे बड़ा असम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि ये स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट सो Q in A is equal to Q in B is equal to Q in C is equal to Q। यहाँ पे हम लगा देंगे Q is equal to, यहाँ पे QA की वैल्यू हो जाएगी KA T1 minus T2 divided by LA is equal to KBA T2 minus T3 divided by LB is equal to KCA T3 minus T4 divided by LC। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू हो जाएगी QLA डिवाइडेड बाई, वैल्यू आ जाएगी QLA डिवाइडेड बाई KA इंटू ए। ये मान लिया मैंने फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगी T2 माइनस T3 की वैल्यू QLB इंटू KB इंटू ए। इक्वेशन हो गई सेकंड। एक हो जाएगी T3 माइनस T4 QLC KC इंटू ए। ये हो गया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, क्योंकि हमें निकालना है T3 माइनस T4, मैं निकालना है T1 माइनस T4, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, बाकी की हमने एज्यूम कर लिया। तो ये होगा T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4
इज इक्वल टू क्यू एल ए के ए इंटू ए प्लस क्यू एल बी के बी इंटू बी के बी इंटू ए प्लस क्यू एल सी के सी इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू T1 माइनस T3 माइनस T4 इज इक्वल टू क्यू ए हमने कॉमन ले लिया, हो जाएगा एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी। अगर आप इस ए को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखें तो T1 माइनस T4 इज इक्वल टू क्यू एल ए अपॉन के ए इंटू ए प्लस एल बी के बी इंटू ए प्लस एल सी के सी इंटू ए। ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई T1 माइनस T4 इज इक्वल टू क्यू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऊपर अगर हम देखें तो ये L अपॉन के ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो Q की वैल्यू हो जाएगी T1 माइनस T4 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R3। इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चली कि अगर ऐसी कॉम्पोजिट मटेरियल हो, ऐसी कॉम्पोजिट वॉल हो, तो इतनी नौटंकी करने की बजाय एक सिंपल इसका सर्किट बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है और यहाँ T4 है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो सिंपल अगर हमें कहीं की भी Q चाहिए, कहीं भी हीट ट्रांसफर निकालना है, टेम्परेचर निकालना हो, क्योंकि स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट Q की वैल्यू सेम रहेगी, तो होगा T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें Q निकालना है स्टडी स्टेट इक्वेशन के लिए T1 माइनस T4, और मान लीजिए हमें इसके बीच का ये निकालना है T3। मान लीजिए आपसे पूछने लगा कि T3 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछने लगा T3 की वैल्यू बताओ, अब क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, यहाँ से आपने Q निकाल लिया, तो अब Q की वैल्यू, क्योंकि स्टडी स्टेट है, हर जगह सेम टेम्परेचर होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा वो सेम होगा हर जगह। स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट में यही होता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो हर जगह सेम होता है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, हर जगह सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ से आप T3 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आपको T3 की वैल्यू निकल जाएगी। इससे क्या पता चला कि आपको इतना झमेला करने की बजाय सिंपल सर्किट बनाइए, R1 और R2 की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर मुफ्त के हैं इसके अंदर, बहुत आसान सवाल आते हैं इसके, कुछ नहीं है इसमें। थिकनेस, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी सब निकल जाता है, बहुत आसान सवाल है। अभी हम इसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये होगा Q डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू डेल्टा T ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। और जितने आपका टेम्परेचर होगा उससे एक कम आपका रेजिस्टेंस होगा, जो हायर लिमिट है उससे एक कम आपका रेजिस्टेंस होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो आपको 2 यूज़ करने पड़ेंगे, यहाँ 4 है तो आपको 3 रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे। समझ में? इसी के साथ मैं आपका ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।